अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। आज हमारा नया टॉपिक है 11 के इकोनॉमिक चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 9 इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। ये टॉपिक 1991 जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया की हिस्ट्री का। क्यों ऐसी बात मैं कर रहा हूँ, बिकॉज ये टाइम पे इंडिया ने एक ऐसा स्टेप उठाया था जो इंडिया के लिए आज बेनिफिट साबित हुआ था। तो ये टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये इम्पोर्टेंट आंसर भी है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो ये देखो कि जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कई सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो, है ना। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, मैंने यहाँ पे एक आंसर का लिखा है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये आंसर चालू करने से पहले इकोनॉमिक इंडिया सिंस 1991 के कुछ इंट्रोडक्शंस पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले तो 1991 ऐसा क्यों था कि भाई इसको इंडिया आज भी याद रखता है, ताकि ये साल ऐसा था जहां पे इंडिया ने एक स्टेप उठाया था जो इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वो स्टेप क्या था? लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज, जिसको हमने बोला एलपीजी। सर ये एलपीजी क्या हुआ कि भाई 1991 मतलब जून एंड 1991 में इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व बचा था इंपोर्ट करने के लिए। इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ थी। कितने हफ्ते का रिजर्व बचा था? सिर्फ 2 हफ्ते का। अब 2 हफ्ते का रिजर्व बचा था, वो भी सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए। तो इससे वजह से क्या हो रहा था, इकोनॉमिक पूरी क्राइसिस हो गई थी कि हमारे पास कुछ था ही नहीं। 2 हफ्ते बाद हमारे लिए फॉरेन रिजर्व रहेगा ही नहीं। और उस समय पे जो प्राइम मिनिस्टर था वो डॉक्टर नरसिम्हा राव था और जो फाइनेंस मिनिस्टर था डॉक्टर मनमोहन सिंह था। तो उन्होंने ये चीजों को, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज चालू किया। अब ये टाइम पे 1991 में उस वक्त हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट था कितना परसेंट था? 16.7% इन्फ्लेशन रेट था। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो इतना परसेंट महंगाई थी जहां पे कई सारी चीजें लोगों को बहुत कॉस्टली पड़ रही थी। तो 1991 ये एक ऐसा साल है जो इंडिया ने आज जो लेवल पे लाया गया है वो एलपीजी की बदौलत है। आज जो हम ब्रांडेड कई सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से यूज कर पाते हैं। कई फॉरेन फर्म इंडिया में ओपन हो चुकी है ओनली बिकॉज विद द हेल्प ऑफ 1991। तो 16.7% इन्फ्लेशन रेट उस टाइम पे चल रहा था। तो अगर वो कदम नहीं उठाते तो हो सके इंडिया बहुत खराब हालत में हो जाता, पूरी क्राइसिस तबाह कर दिया हो जाता, पूरा और भी बहुत सारे पत्ता हालत हो सकते थे। लेकिन एलपीजी हमारे लिए पॉजिटिव साबित हुआ, जिसकी वजह से आज इंडिया जो मकाम पे है वो लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज का प्रॉपर पॉलिसी की वजह से है। तो ये था इकोनॉमिक पॉलिसी। अब आते हैं इसके आंसर पे, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अब पहला जो फीचर्स है वो पॉइंट नंबर 1 है डी लाइसेंसिंग। सबसे पहले डी लाइसेंसिंग का मतलब सरकार ने क्या किया, अननेसेसरी चीजों के ऊपर लाइसेंस बंद किया। अरे बंद करो रे बाबा लाइसेंस, नहीं तो इससे लोग बिजनेस नहीं डाले थे, ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। कोई बिजनेस चालू करना है तो लाइसेंस, ये करना है तो लाइसेंस, वो लाइसेंस। तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया, अननेसेसरी जो चीजें हैं बिजनेस इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए जो अननेसेसरी स्टेप उसको खत्म करो। सबसे पहले डी लाइसेंसिंग करो। तो स्टार्ट में सरकार ने कितनी इंडस्ट्री के ऊपर लाइसेंस कंसीडर किया? 18 इंडस्ट्रीज के, कि भाई इतनी इंडस्ट्री, 18 नाम नहीं दिया है उसका, सिर्फ हम टेक्स्ट बुक में बताया है। तो 18 इंडस्ट्री से घटा के इतनी सरकार ने 4 इंडस्ट्री को लाइसेंस की क्या की, कंपलसरी किया। मतलब अगर तुम ये 4 इंडस्ट्री चलाते हो तो तुमको लाइसेंस रखना है। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस। मतलब क्या, जो डिफेंस वाले होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्पेस होते हैं, वो सब चीज के लिए। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, बम बनाना, बंदूक बनाना, ये सब चीजों के लिए। सिगरेट हो गया,
है ना, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिकल हो गई, दवाइयां हो गई, इनके लिए सरकार ने बोला लाइसेंस कंपलसरी है। बाकी और बिजनेस के लिए लाइसेंस कंपलसरी सरकार ने किया नहीं। तो पहले 18 इंडस्ट्री का नाम निकाले, फिर उसके बाद घटा के कितनी इंडस्ट्री हो गई, 4 इंडस्ट्री हो गई, जिसको सरकार ने बोला तुमको कंपलसरी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये था हमारे डी लाइसेंसिंग का पॉइंट। डी लाइसेंसिंग लाने का मतलब ये था कि जो अननेसेसरी कंट्रोल हो रहा है वो अननेसेसरी कंट्रोल को खत्म करो कि भाई हर चीज के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होना नहीं चाहिए, है ना। अगर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है तो इससे क्या होएगा, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है कि लोग लाइसेंसिंग के लिए जाएंगे, वो एरियस डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ग्रोथ क्या हो गई थी, स्लो हो गई थी। फिर आता है एबॉलिशन ऑफ एमआरटीपी एक्ट। मैं इसका फुल फॉर्म पूरा बता देता हूँ। मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, मतलब एबॉलिश मतलब खत्म करो। क्या खत्म करना है कि मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के भाई सरकार ने क्या बोला कि जितने भी बिजनेस को अगर मर्ज करना है, जितने भी बिजनेस को टेक ओवर करना है, ग्रोथ करना है, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था। सरकार ने बोला ये भी खत्म करो भाई। अगर बार बार मर्जर करने के लिए कोई, जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया आज मर्ज हो गए, पहले के टाइम पे मर्ज करने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती थी, तो इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो होता था कि हर चीज के लिए सरकार के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पे वही चीजें बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही चीजें किया कि भाई सबसे पहले मर्जर जो करते हैं, जो अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ लाना चाहता है, वो सब चीज के लिए सरकार से बार बार पूछने की अब जरूरत नहीं है। एबॉलिशन मतलब खत्म करो, तुरंत खत्म करो ये चीजें। अगर कोई कंपनी को अपनी ग्रोथ ऊंचाई भरना है तो वो कितना प्रोडक्शन करना छोड़ दो, उसके हाथ में वो करे। अब तुमको कोई कंपनी के साथ मर्ज करके बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना है, वो भी खत्म करो। नहीं तो बात वो चीज होती है, नहीं तो आज इतने बड़े बड़े बिजनेस हो गए ओनली बिकॉज ऑफ एमआरटीपी है। आज बिजनेस को ग्रोथ किसकी वजह से मिल रहा है, सिंस 1991 एबॉलिशन ऑफ एमआरटीपी एक्ट की वजह से मिल रहा है। अगर ये सब चीजें एक्ट अभी भी रहता तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पाती, बिजनेस वहीं की नहीं रहता। हर चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लग जाके हमको पूछना पड़ता। तो ये चीजें हमने क्या किया है, सबसे पहले चेका कि भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाना है तो एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं आएगा। एंकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर, 1 करोड़ टू 5 करोड़ में नहीं लिखा है। सरकार ने क्या बोला, जो स्मॉल सेक्टर है उनकी लिमिट हमने बढ़ा दिया। मतलब तुम सरकार से फंडिंग कर सकते हो, ले सकते हो पैसा। सरकार ने 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के तुमको विंडोज ओपन करके दे दिए। अब एंकरेजमेंट का मतलब यहाँ पे स्मॉल सेक्टर बिजनेस के लिए हमने क्या किया, बेनिफिशियल स्कीम बनाई कि तुम आओ बिजनेस चालू करो, हम आपको फंडिंग करेंगे। इससे क्या होगा, बिजनेस आएगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, बिजनेस आएगा एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, जॉब जब लगेगी तो इससे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। अब ये सब चीजें सरकार ने क्यों इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दी स्मॉल सेक्टर के अंदर 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के, कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, बिजनेस करें। जितना बिजनेस आएगा उतना ज्यादा इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट पैदा होएगा। अब एम्प्लॉयमेंट लाने का मतलब यही है कि भाई लोगों को जॉब मिल जाए, लोगों की स्टैंडर्ड लिविंग अच्छी हो जाए, है ना, पावर्टी लेवल कम हो जाए। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, आउटपुट को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, तो इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ टू 5 करोड़ कर दो। इससे क्या होगा, बिजनेस के अंदर स्मॉल सेक्टर बिजनेस ज्यादा से ज्यादा आने लगेगा। एंकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब एफडीआई चल गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, के बाहर की कंपनियां इंडिया में आओ। जब एफडीआई लाया गया तो सबसे पहले एफडीआई 49% समथिंग आया, फिर 75% किया गया, फिर उसके बाद आज 100%। एफडीआई का मतलब बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी लेकिन सिर्फ कोई स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट में आएगी। एग्जांपल सैमसंग, सैमसंग क्यों मैंने नाम लिया, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में है। अगर तुम सैमसंग की हिस्ट्री चेक करो गूगल पे तो उसके अपने देश में बहुत सारे बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, उसका सैमसंग की नाम की एक सिटी भी है। तो सैमसंग इंडिया के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक में है, देखो सिर्फ टीवी में है, मोबाइल में है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट।
तो उसको बोलते हैं सिर्फ एक बिजनेस लेके आने का, एफडीआई। 100% आओ, एक ही बिजनेस में आओ, दूसरे बिजनेस तुम इंडिया में नहीं आ। अगर दूसरे बिजनेस भी लाएंगे तो भाई इंडियन प्रोडक्ट क्या करेगा, इंडियन बिजनेस क्या करेगा, है ना। आईफोन देख लो, आईफोन भी इंडिया के अंदर सिर्फ एक सिंगल बिजनेस लेके आया। तो ये सब चीजें क्या होता है, एफडीआई के बाहर की कंपनी के अंदर तो हमने क्या किया, दरवाजा खोला, लाओ अपना बिजनेस इंडिया में, लेकिन सिर्फ एक बिजनेस लाओ, वो भी 100% अच्छे लाओ। इससे क्या होएगा कि भाई एफडीआई आने से बाहर का पैसा इंडिया में आएगा, इंडिया के अंदर मनी फ्लो होएगा, मनी पैसा आएगा, है ना। इससे क्या होएगा, जॉब लगेगी, बेटर टेक्नोलॉजी आएगी। आज जो हम एडवांस मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी कार इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, आज जो हम कंफर्ट और लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आज कई सारा प्रोडक्ट बाहर का इंडिया के अंदर आ गए, तो बहुत सारी कंपनी अपना प्रोडक्ट इंडिया के अंदर क्या कर रही है, बेचना चालू कर दी, ओनली अ सिंगल ब्रांड। तो ये सब चीजें जो हम आज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वही चीज है कि एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, के भाई इकोनॉमिक पॉलिसी में ये सब स्टेप इसलिए उठाना पड़ा कि भाई देश की ग्रोथ के लिए उठाना पड़ा। कमिंग टू द नेक्स्ट, रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब जो पब्लिक सेक्टर, जो सरकार पहले हर चीजें करती थी, वो पहले खत्म करो भाई। देखो मैंने कुछ पॉइंट लिखे, सबसे पहले एंड स्टेट मोनोपोली, सबसे पहले मोनोपोली, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो मोनोपोली उसको खत्म करो, तुम्हारी सिर्फ हुकूमत नहीं रहेगी, आप प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करो। फिर इसके बाद क्या किया, पब्लिक सेक्टर को हमने इंप्रूव करने के लिए बोला, अगर तुमको मार्केट के अंदर अच्छा फंक्शनिंग करना है तो अपने आप को इंप्रूव कर दो, अगर नहीं कर सकते तो तुम अपने आप को क्या कर दो, कोई प्राइवेट सेक्टर को बेच दो। तो इसलिए पहले 17 कंपनी की जो पब्लिक सेक्टर के अंदर में चलती थी उसको घटा के 8 कर दिया गया। आफ्टर 2014 ओनली 2 कंपनी, 2 चीज ऐसी है जो सरकार के अंदर में, एक तो रेलवे, दूसरा एटॉमिक एनर्जी, बाकी सब चीजें प्राइवेट में हो गई है। तो ये मोनोपोली खत्म करने का मकसद यही है कि भाई पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो जाए और प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा हो जाए। तो आफ्टर 2014 there is only 2 sector available for public sector, one is railway and another one is atomic energy। बाकी आज तुम बैंक देख लो, हर चीज देख लो प्राइवेट में हो गई है। प्राइवेट में आने का फायदा भी है, नुकसान भी है, वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो अभी फिलहाल क्या बोला जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसको क्या करने का, खत्म करने का। अगर तुम ये खत्म नहीं करते, गवर्नमेंट का ही रोल, पब्लिक सेक्टर का ही रोल चलते जाता, तो इससे डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर आया तो देखो डेवलपमेंट हुआ, सर्विस इंप्रूव हुई, है ना, बेटर फैसिलिटीज मिलने लगी। तो ये सब चीजें का रोल क्या करना पड़ा, एंड मोनोपोली खत्म करो, सिर्फ एक ही हुकूमत में। आज देख लो इकोनॉमिक इंडिया की कैसी चल रही है, तो वो चीजें होते हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन, अब ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, तो भाई ज्यादा इंपोर्ट लाइसेंसिंग के ऊपर कंट्रोल मत करो, उसको भी क्या करो, खत्म करो। हर चीज के लिए लाइसेंस, मतलब इंपोर्ट ये करना है तो लाइसेंस, एक्सपोर्ट वो करना है तो लाइसेंस, ये सब चीजों को क्या करो, लिबरलाइज करो, फ्रीडम दो, आजादी दो। ट्रेड में पाबंदी जो थी खत्म करो, उसको लिबरलाइज लाओ, फ्रीडम लाओ ट्रेड किसमें, कारोबार में। तो इंपोर्टिंग लाइसेंसिंग में खत्म करो, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट के अंदर जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है कुछ कुछ चीजों पे, बाकी बहुत सारी चीजों पे इंपोर्टिंग लाइसेंसिंग क्या किया, खत्म किया। फिर उसके अंदर हमने एक पॉइंट और लिखा, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो, मतलब एक्सपोर्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। फिर इसके अंदर एक और पॉइंट लिखा गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट करो। तो आज इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इज अ बैकबोन इंडिया, ताकि इंडिया क्या जमीन ऐसी है जो हर चीजें का हम क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए हमने क्या किया, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चालू किया कि जितना हो सके एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट होएगा, भारतीय करेंसी इंडिया में आएगी। आओ भाई पैसा आओ, पैसा आओ, आज बेचो पैसा, और किस में आएगा, डॉलर में आएगा, रियाल में आएगा, ये में आएगा, एक्सेट्रा में आएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी हमने क्या किया, उसके अंदर प्रमोट करना चालू किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। और इसके अंदर इकोनॉमिक जोन के अंदर मतलब बहुत सारी सरकार ने सब्सिडीज दिया हुआ है ना। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी सरकार की तरफ से छूट दी गई है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स बनाए और बाहर मुल्कों में बेचे। और इंपोर्ट के लिए भी हमने क्या किया, लाइसेंसिंग कम किया कि भाई तुमको अगर कोई चीज इंपोर्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजों के लिए लाइसेंसिंग लगेगा, कौन सी चीजों के लिए लाइसेंसिंग नहीं लगेगा। तो ये था हमारा ट्रेड लिबरलाइजेशन।
फिर आता है रिफॉर्म इन इंश्योरेंस सेक्टर। पहले इंश्योरेंस सेक्टर सिर्फ इसके अंडर में था, पब्लिक सेक्टर के अंडर में था। आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट 1990 के टाइम पे आईआरडीए ने ये चीजों को खत्म किया कि अब पब्लिक सेक्टर सिर्फ इंश्योरेंस नहीं बेचेगी, अब मार्केट में हम लाइसेंस किसको देंगे, प्राइवेट सेक्टर को देंगे। आज देख लो इंश्योरेंस हर कोई प्राइवेट सेक्टर बेचता है, रिलायंस का इंश्योरेंस है, टाटा का इंश्योरेंस है, मालूम कौन कौन सी कंपनी का आज इंश्योरेंस आ गया है ना। बहुत सारे लोग आज इंश्योरेंस बेच रहे अलग अलग नामों से। बैंकों का अपना पर्सनल इंश्योरेंस आ गया है, मतलब बैंक भी इंश्योरेंस बेचना चालू कर दिया अलग अलग। तो जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में था अब वो आईआरडीए 1999 में फुल फॉर्म बता दे तो फिर से एक बार, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट 1999 में ये स्टेप उठाया कि अब इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर के अंदर आया जाए। आज देख लो हर चीज का इंश्योरेंस होता है, मोबाइल हो उसका इंश्योरेंस है ना, कार लो उसका इंश्योरेंस, इंसान का इंश्योरेंस, बहुत सारी इंश्योरेंस, बजाज आलियंस खुल गया, इंश्योरेंस कराओ अपना। मालूम कौन कौन सी कंपनी आज मार्केट में आ गई, गूगल पे सर्च करेंगे, लिस्ट आउट करेंगे तो कई सारे नाम आ जाएंगे, ओनली बिकॉज ऑफ आईआरडीए 1999 में जो हमने स्टेप उठाया उसकी बदौलत आज प्राइवेट सेक्टर का जन्म हो चुका है। लास्ट रिफॉर्मिंग फाइनेंशियल सेक्टर, हमने क्या किया कि फाइनेंशियल सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर बैंकें थी उसका रोल कम करो यार, प्राइवेट बैंक के लाओ, फॉरेन बैंक के लाओ। आज इंडिया के अंदर देख लो प्राइवेट बैंकों की सर्विस कितनी अच्छी हो गई है, फॉरेन बैंकों की सर्विस कितनी अच्छी हो गई। आज एचडीएफसी बैंक आ गई है, आईसीआईसीआई बैंक आ गई है, सिटी बैंक आ गई है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आ गई है, एचएसबीसी बैंक, फॉरेन बैंक आ गई है, प्राइवेट बैंक आ गई। तो ये रिफॉर्म कर दिया हमने किसमें, बैंकिंग सेक्टर में। आज बैंकिंग सेक्टर देख लो, आज अकाउंट की कितनी ज्यादा, अकाउंट ओपन करना है तो इंसान को टेंशन की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे मोबाइल पे भी अकाउंट ओपन कर सकता है। एक तो एक और पहले से चला है एयरटेल बैंकिंग, है ना। मैं एक दोस्त की दुकान पे गया, वहां पे एक आदमी आया, अपना एयरटेल बैंकिंग वो दुकान के अंदर ओपन करा दिया, मोबाइल के अंदर बैठे बैठे वो सब थंब लगा रहा है, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। क्या है ये चीजें, प्राइवेट सेक्टर। पहले अभी भी लोग जाते हैं बैंक के अंदर फॉर्म भरते हैं, एयरटेल बैंकिंग आ गया एकदम इजी, उसको बैठे बैठे पासबुक मिल गई, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सब चीजें हमने फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म किया। रिफॉर्म का मतलब हमने चेंज किया, कोऑपरेटिव मतलब कि भाई अब ये चीजें पब्लिक सेक्टर के अंदर में नहीं होना चाहिए, अब इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए। आज देख लो हम बैंक में जाने की जरूरत भी नहीं है, कई सारे ऐप आ गए हैं, बैठे बैठे हम क्या करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पूरा हम बैंकिंग का मजा ले सकते हैं, है ना। एटीएम कार्ड आ गया, मशीनें अवेलेबल हो गई, ओनली बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर कब आया, 1991 में फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म हुआ। अगर नहीं रिफॉर्म होता तो आज हमारी हालत क्या रहती, एक बात सोच के देखो। तो ये जो ईयर था ये इंडिया का एक ऐसा टर्न था जहां पे इंडिया ने अपने आप को बहुत बेटर बना लिया। अगर ये टाइम पे इंडिया कदम नहीं उठाता लिबरलाइज प्राइवेटाइज ग्लोबलाइजेशन के लिए तो आज हम उतना डेवलप नहीं हो पाते। तो ये एक ऐसा वक्त था जहां पे इंडिया की फिनेंशियल क्राइसिस में चल रहा था, मैंने आपको स्टार्ट में बताया, है ना। इन्फ्लेशन में 16.7% चल रहे थे, तो जिसकी वजह से उस वक्त जो सरकार थी, जो मैंने नाम लिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और डॉक्टर नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने ये कदम उठाया, ये पॉलिसी बनाया। तो आज जो इंडिया की लेवल है, मतलब आफ्टर 2020 से ये 1981 के बाद इतने साल गुजरने के बाद आज जो हम फॉरेन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, प्राइवेट बैंकों के अंदर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, आज हम कई सारी चीजें इसके बदौलत कर रहे हैं। तो ये 1991 को एक टर्न था, यू टर्न मिला जहां इंडिया के अंदर ग्रो होना चालू हुआ। तो ये था हमारा लेक्चर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। तो जो भी चीजें आपको डाउट लग रही है आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।